हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। एक नई क्लास हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ये जो सब्जेक्ट कोड है BPAC 108, ये सब्जेक्ट कोड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और विषय का जो नाम है भारत में लोक नीति और प्रशासन, पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इस सब्जेक्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये कई बार पहले भी एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो हम आपको वो महत्वपूर्ण प्रश्न दिखाएंगे और उसके आंसर्स भी दिखाएंगे ताकि आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, कृपया जो फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, पहली बार हमारी वीडियो पर आए हैं, आप प्लीज हमारे पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए, पेज को फॉलो कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले जो वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच सकें। अब हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है इसके अंदर, लोक नीति पब्लिक पॉलिसी क्या है, इसके बारे में हमें समझना है। लोक नीति सरकार द्वारा की गई वह कार्यवाही है जो किसी विशिष्ट लक्ष्य या समस्या के समाधान के लिए बनाई जाती है। किसी भी तरीके के समाधान के लिए या किसी भी तरीके की समस्या के लिए, लक्ष्य के लिए सरकार क्या करती है, कुछ नीतियां तैयार करती है। ठीक है, तो ये लोक लोक क्या होता है, लोक होती है पब्लिक, हम सब जो है हम लोग हैं। ये पॉलिसी, नीति होती है पॉलिसी, तो लोगों के लिए बनाई हुई पॉलिसी यानी कि लोक नीति, ये बताती है कि सरकार क्या करना चाहती है, क्यों करना चाहती है और कैसे करेगी। जब भी कोई नीति बनती है, जब भी कोई नियम बनता है, कानून बनता है, तो उसमें हमें समझ में आता है कि सरकार ये क्यों कर रही है, क्यों करना चाहती है, इसके पीछे रीजन क्या है, मंशा क्या है गवर्नमेंट की, और कैसे करेगी। वो पूरा एक तरीके का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता के कल्याण को सुनिश्चित करना होता है। जितनी भी नीतियां बनती हैं, जो भी कानून बनते हैं, जो भी सारी चीजें तैयार की जाती हैं, जितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है, वो एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होता है कि जनता का कल्याण होना चाहिए। उन नीतियों से, उन कामों से जनता को फायदा पहुंचना चाहिए। तो यही लोक नीति होती है। अन्य प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है इसके अंदर, नीति चक्र पॉलिसी साइकिल के विभिन्न चरण क्या हैं। ठीक है, हमने अभी लोक नीति को पढ़ा, अब हम नीति चक्र के बारे में जानेंगे कि नीति चक्र है क्या। नीति चक्र वह प्रक्रिया है जिससे कोई नीति गुजरती है। इसके प्रमुख चरण है। कोई भी अगर नीति हो तो वो कहां से होकर के गुजरती है, पॉलिसी साइकिल से, नीति चक्र से। पहला क्या होता है इसमें साइकिल, पहला होता है समस्या की पहचान। किन किन मुद्दों पर नीति की आवश्यकता है, जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है, जो भी कानून गवर्नमेंट बना रही है, वो किन मुद्दों पर बन रहा है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। उसके बाद आता है नीति निर्माण, जो विकल्पों का चयन और योजना तैयार करना। नीति का निर्माण होता है ना, तैयारी होती है, उसकी शुरुआत होती है, कैसे तैयार करना है, कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है, तो वो सारी चीजें देखी जाती हैं। नीति क्रियान्वयन, योजना को जमीनी स्तर पर लागू करना है। अब देखिए, कोई भी नीति तैयार तो हो जाती है कि पेपर पेपर पे आपने लिख दिया, कोई कानून बना दिया, लीगल नोटिस बना दिया, कुछ भी कर दिया, पर उसको जमीनी स्तर पे भी तो लागू करना है ना। जमीनी स्तर पे कैसे करेंगे, नीति क्रियान्वयन के द्वारा। इसके बाद आता है नीति मूल्यांकन, नीति के परिणामों और प्रभाव की समीक्षा करना। आपने कोई भी नीति बनाई, कोई भी कानून आपने तैयार करा, या आपने कोई भी रूल बनाया, उसके उसकी समीक्षा भी करनी है ना आपको, उसके प्रभाव और परिणामों की समीक्षा भी तो करनी पड़ेगी आपको। आपने ये लॉ, ये कानून, ये नियम बनाया, आपने ये नीति तैयार करी, अब इसकी वजह से होने वाले साइड इफेक्ट, इसकी वजह से होने वाले प्रॉफिट, इसकी वजह से होने वाले लॉसेस, उसको भी तो सबको देखना पड़ेगा ना। तभी तो पता चलेगा कि ये जो नीति आपने तैयार करी, ये लोगों के लिए मददगार रही या नहीं रही, है ना। तो उसकी समीक्षा करना होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है, नीति निर्माण को प्रभावित करने वाले अनौपचारिक तत्व कौन से हैं। कोई भी नीति निर्माण जब होता है तो उसको कोई चीज इफेक्ट भी करती है। अब वो जो अनौपचारिक तत्व हैं उनको हमें समझना है। सरकार के बाहर के कई तत्व नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं। सरकार के अलावा जो बाहरी तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, नीति निर्माण को कई बार प्रभावित करते हैं। अब उनको हम समझ लेते हैं। राजनीतिक दल, पहले आते हैं राजनीतिक दल, चुनाव घोषणा पत्र और विचारधारा। जो भी राजनीतिक दल अपने चुनाव घोषणा पत्र और विचारधारा जो भी अपने बारे में बताते हैं, उससे क्या होता है, एक नीति निर्माण बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, उससे नीति निर्माण को बहुत ज्यादा उससे नुकसान पहुंचता है, प्रभावित होता है वो। दूसरा होता है इसमें दबाव समूह, व्यापारियों, किसानों या श्रमिकों के संगठन। नीति निर्माण को इफेक्ट करने वालों में व्यापारी भी होते हैं, किसान भी होते हैं और श्रमिकों के संगठन भी होते हैं। दूसरा आता है इसमें जनमत,
मास मीडिया, अखबार, सोशल मीडिया और जनता की राय। ये जो तत्व हैं, ये जितने भी तत्व हैं, ये जितनी भी वजह है, ये क्या करनी है, एक तरीके से जो भी नीति निर्माण होता है या जो भी नीति निर्माण गवर्नमेंट तैयार करती है, जो पूरा वो अपना एक तरीके का मतलब स्ट्रक्चर दिखाती है कि भाई हम किस तरीके से इस काम को करने वाले हैं, ये तत्व उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। कई बार गवर्नमेंट की बुराई करते करते लोग क्या करते हैं, जो सही काम भी हो रहे होते हैं, जो ठीक काम भी हो रहे हैं, उन पर भी लोग आक्रामित हो जाते हैं और उन पर भी लोग गलत तरीके से कोई ना कोई पॉइंट निकालते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट गलत कर रही है काम। ठीक है। इसके बाद क्या आता है, नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठन, एनजीओ भी इसमें बहुत भूमिका निभाते हैं। कुछ एनजीओ ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली इस नीति निर्माण को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन करा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ये एक पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, 2017 में लागू करी गई थी। इसके मुख्य उद्देश्य हमें समझने हैं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता, समानता और सामर्थ्य को सुधारना है। यानी कि इस नीति के तहत एक तो स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता होनी चाहिए भाई सब लोगों के लिए, और समानता होनी चाहिए, और सामर्थ्य को सुधारना है। जितने भी काम हो रहे हैं स्वास्थ्य नीति से रिलेटेड, उनको सही तरीके से इंप्लीमेंट करके लागू करना है। इसके प्रमुख लक्ष्य हैं रोकथाम पर जोर देना, स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वजनिक कवरेज सुनिश्चित करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना। ये सारे जो पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंट के ऊपर ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है, ये कार्य करती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की प्रमुख विशेषताएं क्या है? यह नीति भारत की शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाती है। इसकी मुख्य विशेषताएं ये है, ये जो नीति है, ये शिक्षा प्रणाली जो है उसके अंदर काफी बेहतर परिवर्तन लाती है। उसको हमें समझना है। शिक्षा का तो ढांचा जो इन्होंने तैयार करा है वो 5+3+3+4 का करा है। मतलब इसका क्या है, 5 साल का जो स्टार्टिंग पीरियड है, जैसे 3 साल का बच्चा होता है, 3 साल से जब वो 3 साल का हुआ और 8 साल तक, तब वो क्या करेगा, पहले सबसे पहले प्ले स्कूल होते हैं, फिर यूकेजी, फिर एलकेजी, ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट, फिर सेकंड, यहां तक वो अपने जीवन का 8वां साल चालू कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, 3 साल जो होंगे वो तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास, 5th स्टैंडर्ड तक वो 11वें साल में आ जाएगा। नहीं, 8 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, हाँ, तो ये 11 साल तक यहाँ पर आ जाएगा वो 3rd क्लास तक। ठीक है, उसके बाद +3 यानी कि अगले 3 साल 9, 10, 11 में वो पहुंच जाएगा यहाँ पर 7th क्लास तक वो पहुंच जाएगा। हाँ, 6 नहीं, 3+3, हाँ, 6ठी या 7वीं क्लास तक यहाँ पर पहुंच जाएगा, और लास्ट के जो 4 साल होंगे वो उसके 12th कंप्लीट होने तक हो जाएंगे। यानी कि जब कोई भी बच्चा 18 साल का होता है तो वो कहाँ तक पहुंच चुका होता है, वो तकरीबन 12th क्लास तक पहुंच चुका होता है, और वो वयस्क में गिनने वाला होने वाला होता है, वयस्क होने वाला होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इन्होंने पूरा ये स्ट्रक्चर, शिक्षा का ढांचा है वो तैयार कर रखा है। 5+3+3+4 का ये इन्होंने एक नियम कानून बना रखा है। अब आप स्टार्टिंग में चाहे तो जो 3rd and 4th ईयर है बच्चे का, उसमें आप अगर एलकेजी या यूकेजी में नाम लिखवाना चाहते हैं तो लिखवाइए, नहीं लिखवाना चाहते हैं तो नहीं भी लिखवाइए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, बट जब बच्चा 5 साल का होता है तभी वो 1st क्लास में जाता है, पहली क्लास में वो तभी जाता है। इसके बाद आता है व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष बल। ठीक है, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा तो होनी चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास। अब देखिए क्या है, सिर्फ किताबी ज्ञान तक नहीं रखा गया है बच्चों को, उसके साथ में क्या है, कोई ना कोई, जैसे हम बोलते हैं ना हुनर वाला काम, कोई ना कोई हुनर वाला काम भी देना चालू कर दिया है। इस प्रावधान के अंदर, ये जो शिक्षा नीति बनी है इसके अंदर ये भी जोड़ दिया गया है कि या तो जो भी बच्चा है, सिलाई या मान लीजिए प्लम्बिंग, इस तरीके का कोई भी एक हुनर वाला काम भी हाथ में होना चाहिए। इसके अलावा बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण अपनाना, यानी कि बहुविषयक यानी कि कई विषयों को एक साथ जोड़ करके किसी भी सिद्धांत पर पहुंचना या किसी भी दृष्टिकोण को अपनाना होता है। उसके बाद आते हैं हम शिक्षा क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 6% खर्च करने का
लक्ष्य। ठीक है, तो ये हमने इस क्वेश्चन को हमने समझा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्वेश्चन को हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करा है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत में नीति क्रियान्वयन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या है? ठीक है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में आने वाली मुख्य जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, उसको हमें समझना है। नीतियां कई बार इसलिए असफल हो जाती हैं क्योंकि लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म, अत्यधिक प्रशासनिक औपचारिकताएं आ रही हैं उसके अंदर। यानी कि बहुत सारी प्रशासनिक औपचारिकताएं हैं कि भाई पहले आपको यहाँ इस मतलब कि इस यहाँ से गुजरना होगा, इस लेवल पे आपको पहुंचना पड़ेगा, फिर ये काम करना पड़ेगा, अभी इसमें ये चीज की कमी है या ये डॉक्यूमेंट की कमी है, उस तरीके की औपचारिकताएं हो गई हैं। संसाधनों की कमी है, दूसरी बात अपर्याप्त बजट है और खराब बुनियादी ढांचा है। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर भ्रष्टाचार, धन का दुरुपयोग हो रहा है और योजनाओं का सही लाभ ना मिलना। और आखिरी जो पॉइंट है वो है राजनीतिक हस्तक्षेप, नीतियों के अनुचित मोड़। ठीक है, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर समझे हैं। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। कई बार वीडियो को आप रिवाइंड करके देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन इसमें से पहले भी आ चुके हैं। वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, पेज को फॉलो कर दीजिएगा और हमारे वीडियोस और को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।